वो अभी हमारा एक टॉपिक और बचा है यूनिट 5 में, वो है स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट क्या है कि ये स्प्रिंग जो हमारी कंपनी थी वीएम वेयर टेंजू, उसी ने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये स्प्रिंग बेस्ड फ्रेमवर्क ही है। मीन्स जो स्प्रिंग की सारी फंक्शनैलिटी है वो इसके अंदर अवेलेबल है। बस इसके अंदर क्या है कि स्प्रिंग बूट हमें क्या प्रोवाइड करवाता है। ये हमें प्रोवाइड करवाता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क में देखा था कि हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखनी पड़ रही थी बार बार। हमें कॉन्फ़िगरेशन खुद करना पड़ रहा था, जैसे हम जब कोर प्रोजेक्ट बना रहे थे तो ऐप कॉन्फ़िग डॉट जावा लिखना पड़ रहा था। वेब में हम वेब ऐप इनिशियलाइजर डिस्पैचर सर्व ना ना वेब इनिशियलाइजर लिखना पड़ रहा था। फिर उसके बाद हमें वेब कॉन्फ़िग डॉट जावा, ये उन सब का कोड क्या होता था, सेम ही होता था। तो ये काफी ज्यादा हमें मैनुअल काम करना पड़ रहा था कॉन्फ़िगरेशन का। ये सब काम कौन करके देता है हमें? स्प्रिंग बोर्ड करता है। तो हमें स्प्रिंग में क्या होता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल करना होता है। स्प्रिंग बूट हमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवाता है। ये क्या है, एक ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है। इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग बूट अपनी ओपिनियन के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। स्प्रिंग बूट में हमें क्या मिलता है, स्प्रिंग स्टार्टर मिलते हैं। ये क्या है, डिपेंडेंसीज है जो पैक करती है डिफरेंट डिपेंडेंसीज को। लाइक जैसे स्प्रिंग ना वेब करके एक डिपेंडेंसी है स्प्रिंग स्टार्टर में। जैसे स्प्रिंग वेब क्या क्या डिपेंडेंसीज को वो कर देगी पैक। जैसे हम स्प्रिंग में क्या करना होता था, अगर मान लो स्प्रिंग कोर यूज करना हो तो स्प्रिंग कोर को अलग से करना पड़ता था, टॉमकैट को अलग से करना पड़ता था। अगर मैं वेब प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जकार्ता नोटेशन जो हमने पिछली बार करा था, उसको लॉगर के और अलग से करना पड़ता था। और इन सब की रिक्वायरमेंट हमें वेब प्रोजेक्ट में होती है। तो स्प्रिंग बूट ने क्या करा, जितनी रिक्वायरमेंट स्प्रिंग वेब जो प्रोजेक्ट बनाने में होगी उन सब डिपेंडेंसीज को एक साथ पैक कर दिया और एक स्प्रिंग स्टार्टर डिपेंडेंसी दे दी। तो जो चीज रिक्वायरमेंट है स्प्रिंग में हमें अलग अलग डाउनलोड करना पड़ता था, अलग अलग डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ता था मेवन में। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग स्टार्टर में क्या करते हैं कि उन सबको पैक कर दिया। जब अलग अलग थी तो उनके वर्जन्स में दिक्कत आती थी। जैसे मान लो एक का वर्जन 6.2.14 था, दूसरे का 6.2.13 था, तो हमें एरर मिल जाती थी। लेकिन स्प्रिंग वेब में क्या, स्प्रिंग स्टार्टर में क्या कर रखा है, सारी डिपेंडेंसीज को एक साथ कर रखा है और वर्जन को मैच कर रखा है। तो इससे वर्जन को संभाल रखा है उन्होंने कि ये वर्जन इस वर्जन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो हमें इससे प्रॉब्लम नहीं आती। ये स्प्रिंग स्टार्टर। तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट ऑनलाइन जाएंगे। इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, start.spring.io, उसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पर जावा प्रोजेक्ट, मेवन प्रोजेक्ट, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का नाम यहाँ डालेंगे, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट CSE। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्टर को करेंगे। तो हम यहाँ पर वेब प्रोजेक्ट है हमारे प्रोजेक्ट ना सिलेबस में, यहाँ पर देखो वेब प्रोजेक्ट को करा, जनरेट करा। डेस्कटॉप पे क्या करेंगे, इसको जनरेट कर लेंगे। तो हमारे पास एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसको क्या करेंगे, इसमें हमें क्या मिलता है, एम्बेडेड सर्वर मिलता है। स्प्रिंग में हमें सर्वर को क्या करना होता है, खुद से कॉन्फ़िगर करना होता है। स्प्रिंग बूट में ये एम्बेडेड होता है तो हमें कॉन्फ़िगरेशन की नीड नहीं होती। तो अगर कोई पूछे स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में क्या डिफरेंस है, पहला यही, ये स्प्रिंग बेस्ड फ्रेमवर्क ही है। इसमें हमें क्या मिलता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो जो टाइम हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे मैनुअल, वो हमें करने की जरूरत नहीं है स्प्रिंग बूट में। ये ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है। इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग बूट अपने ओपिनियन के हिसाब से क्या कर देता है, चेंजेस कर देता है, कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। अगर हम चाहे तो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। या हमें स्प्रिंग स्टार्टर प्रोवाइड करवाता है। स्प्रिंग स्टार्टर क्या होती है, ये पैक ऑफ डिपेंडेंसीज होती है जो हमें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाहिए। जैसे पे वेब प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें टॉम सर्वर की डिपेंडेंसी चाहिए, जकार्ता की डिपेंडेंसी चाहिए, सर्वर की चाहिए।
जकार्ता की चाहिए। जो जकार्ता नोटेशन एपीआई हम पोस्ट कंस्ट ना पोस्ट कंस्ट्रक्ट प्री डिस्ट्रॉय इनके लिए चाहिए, जो हम पिछली बार यूज भी कर रहे थे, डाउनलोड करी थी। लॉगर की डिपेंडेंसी चाहिए, जो लॉगिंग के लिए चाहिए। वेब की चाहिए, स्प्रिंग कोर की चाहिए, एओपी की चाहिए। इन सबको स्प्रिंग में हमें क्या करना होता था, अलग अलग डाउनलोड करना होता। और वेब प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें सारी की रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने क्या करा, इन सब की जो रिक्वायरमेंट होती है उन सबको पैक कर दिया एक ही स्टार्टर डिपेंडेंसी में। तो हमें सिर्फ एक डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है और वो अपने आप क्या हो जाएगी, इन सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी। इसमें क्या होता था, अगर अलग अलग करते थे तो मैनुअल, एक तो काम हमारा बढ़ जाता था, दूसरा अगर वर्जन सपोर्ट नहीं होता एक दूसरे से तो एरर आ जाती थी प्रोजेक्ट में। एक क्या मिलती है हमें, एम्बेडेड सर्वर मिलता है, वहां पर हमें खुद से सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन करना होता था। यहाँ पर एम्बेडेड सर्वर मिलता है तो हमें सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की भी नीड नहीं होती। हमें स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ में कही है, वहां पर से हमने क्या करा, एक प्रोजेक्ट लिया, उसको डाउनलोड करा, उसकी जिप फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई। हमारे पास जिप फाइल डाउनलोड हुई है ये। इसको क्या करा, मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ पर। इंटेलिजे में गए, ओपन प्रोजेक्ट। इसमें जो पोम डॉट एक्सएमएल फाइल है उसको हम एज ए प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट ओपन हो गया। स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में क्या होता है, वही सेम स्ट्रक्चर सेम सा ही होता है। एसआरसी में मेन में जावा, जावा में हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारी लॉजिक वाले कोड होते हैं जैसे कंट्रोलर ना मॉडल ये सब रख सकते हैं। रिसोर्सेस, स्ट्रक्चर क्या होगा, एसआरसी, एसआरसी में मेन में जावा, जावा में हम क्या रख सकते हैं, जितने भी हमारी कंट्रोलर हो गया, तो जितने कंट्रोलर वो इस पैकेज में रख देंगे। मॉडल हो गया तो डेटा रिलेटेड कोड इसमें रख देंगे। सर्विस हो गई तो सर्विस रिलेटेड कोड कहाँ रख देंगे, हम यहाँ पर रख देंगे। एक हमारे पास फाइल होती है इसमें रिसोर्सेज के अंदर, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। स्टैटिक में क्या रख देंगे, जो हमारे पास स्टैटिक फ्रंट एंड कोड हो गया, टेम्पलेट, अगर मान लो कोई मेरे फ्रंट एंड का टेम्पलेट है वो रख देंगे। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, ये फाइल हम आगे भी यूज करेंगे एक जगह। रिसोर्सेज में क्या होगा, स्टैटिक जो पेजेस होंगे वो यहाँ रखेंगे, टेम्पलेट यहाँ रखेंगे। एक फाइल का नाम क्या है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। इसमें क्या रखेंगे, जो ऐसी प्रॉपर्टीज जो पूरी एप्लीकेशन पे अप्लाई हो। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ लिखा सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू 8081, तो क्या होगा, अभी पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 8080। अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा है तो हमारी जो वेबसाइट आपको ओपन किस पे होगी, 8081 पे। ऐसे ही लॉगिंग के लिए हम यूज लिखेंगे, जब लिखेंगे तब देखेंगे। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है इस पे, कि जो हमारी एप्लीकेशन का नाम है वो क्या है, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट सीएसई। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। एक फाइल हमारे पास फॉर्म डॉट एक्सएमएल होती है, वो हमारे पास नॉर्मल डिपेंडेंसीज ऐड करने के लिए। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ एक डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करा है, स्प्रिंग वेब एमवीसी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एमवीसी। और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में देखो कितनी डिपेंडेंसी एक साथ इंस्टॉल हो गई। जैसे हमारे पास लॉगिंग की डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई, जैक्सन की डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई, जकार्ता की डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई, लॉगिंग की डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई, टॉमकेट की डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई, एओपी कोर कॉन्टेक्स्ट वेब एमबीसी। ये सारी हमें स्प्रिंग में अलग अलग डाउनलोड इंस्टॉल करनी होती है, उनके लिए अलग अलग लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक डिपेंडेंसी लिखी है
उन सबसे ये सारी डिपेंडेंसीज जो हमें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए नीड होती है, वो अपने आप आ गई। ठीक है, स्प्रिंग बोर्ड स्टार्टर समझ आया। इसकी जो मेन फाइल होती है ऐप डॉट जावा, उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक नोटेशन आता है @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये क्या बताता है कि जो मेरी एप्लीकेशन है वो कैसी है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। उसमें ऐप डॉट जावा में क्या करना पड़ता था हमें, एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट इक्वल टू न्यू नोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट, फिर एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ती थी। इसमें इतनी नीड नहीं है। हमें स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लिखा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या प्रोवाइड करवाता है, ऑटोमेटिक प्रोवाइड करवाता है। हमें सिर्फ क्या लिखना है, स्प्रिंग एप्लीकेशन की एप्लीकेशन बनी हुई है, आप तो बस उसको रन कर दो। डॉट रन ऐप डॉट क्लास आर्क्स। अगर मान लो मेरे को उस जो आर्क्स या कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट उनका एक्सेस चाहिए, हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, ये अपने आप रन हो जाएगा। जैसे ये मेरे पास प्रोजेक्ट है, इसमें सेटअप कर लेते हैं जेडीके का। जेडीके का सेटअप हो गया। यहाँ पर देखो हमें सिर्फ क्या करना है, ये करना है, जैसे हमारी ये मेन ऐप डॉट जावा है, इसमें स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लगाना है। ये क्यों लगाते हैं नोटेशन, ये बताने के लिए हमारे प्रोजेक्ट कौन सा है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डॉट क्लास आर्क्स। इतना लिखने से अपने आप क्या हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। रन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा रन हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा होगा कि 8080 पे हमारी क्या है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। तो हम गूगल पे जाएंगे, 8080 पे चेक करेंगे। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाइट लेवल एरर पेज ना, एरर पेज आ रहा है, क्योंकि अभी पर हमारे पास कोई डेटा नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है शो करवाने के लिए। स्टेटस क्या है, 404, जो किसके लिए होता है, नोट फाउंड के लिए। हमारे पास जो स्टेटस कोड होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पर 404 आ रहा है, वैसे स्टेटस कोड 5 टाइप के होते हैं, 3 डिजिट के होते हैं स्टेटस कोड। या तो 1 से स्टार्ट होंगे, या 2 से स्टार्ट होंगे, या 3 से स्टार्ट होंगे, या 4 से स्टार्ट होंगे, या 5 से स्टार्ट होंगे। अगर वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अभी ना जो काम हो रहा है, जो रिसोर्स है, रिक्वेस्ट है, वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो गई है, रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है, और वो क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है अभी। रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है, प्रोसेस हो रही है। अगर 2 से आ रहा है, जैसे 200, तो क्या होगा, रिक्वेस्ट रिसीव्ड हो चुकी है और प्रोसीड भी हो चुकी है। मतलब सब कुछ क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अगर 3 से आ रहा है, तो उसको क्या है, फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड। मतलब एक काम हो चुका है, अब दूसरा काम होगा, उसके लिए एक्शन चाहिए यूजर का, या फिर यूजर को कोई डेटा डालना है। 4 मतलब क्लाइंट साइड से कोई एरर है। 5 मतलब सर्वर साइड से कोई एरर है। जैसे यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, 400 आ रहा है, 404 आ रहा है। मतलब एप्लीकेशन में जो पेज है वो फाउंड नहीं हुआ, वो कौन सी साइड से फाउंड नहीं हुआ, क्लाइंट साइड से फाउंड नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, कि क्लाइंट ने कोई पेज नहीं बनाया। ठीक है, स्टेटस कोड समझ आए, या तो 1 से स्टार्ट होंगे, या 2 से स्टार्ट होंगे, 3 से स्टार्ट होंगे,
फोर से स्टार्ट होंगे, फाइव से स्टार्ट होंगे, वन से स्टार्ट होंगे। इसका मतलब क्या है कि रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है और प्रोसीड हो रही है। टू मतलब रिक्वेस्ट रिसीव भी हो गई है और प्रोसीड भी हो चुकी है। थ्री मतलब एक्शन रिक्वायर्ड है फर्दर। फोर क्लाइंट साइड एरर है। फाइव सर्वर साइड एरर है। ये थ्री डिजिट कोड होता है सर, स्टेटस कोड। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक सबसे पहला क्या है? स्प्रिंग बूट रनर। ये स्प्रिंग बूट ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा कम ही टॉपिक है। स्प्रिंग बूट रनर क्या है? ऐसा कोड, ये रनर्स होते हैं, ये ऐसा कोड होते हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमारी प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट हो उससे पहले चले। ठीक है, जब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है हमारी, उस टाइम जो हम जो कोड चाहते हैं जो चले, जो मतलब स्टार्टअप के टाइम चले, इनिशियलाइजेशन के टाइम चले, ऐप इनिशियलाइजेशन के टाइम, ऐसे कोड को हम क्या करते हैं? स्प्रिंग बूट रनर में लिखते हैं। वन। कोड कौन सा होता है स्टार्टअप में? आइदर हो सकता है लॉगिंग वाला कोड, तो हो ही सकता है कि हमें कोई लॉग करना है कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। अगर मान लो स्टार्टअप के टाइम कोई इनिशियलाइजेशन करना है हमारे डेटा में ना, एप्लीकेशन में, कि अगर मान लो स्टार्टअप के टाइम ये वाली इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड करवा दो हमारी एप्लीकेशन को। डेटाबेस इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं हम स्टार्टअप के टाइम। कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं हम। तो ये सब कोड हम कहाँ लिख सकते हैं? रनर के अंदर लिख सकते हैं। रनर के लिए हमारे पास दो इंटरफेस है यहाँ पर। पहला इंटरफेस है कमांड लाइन रनर। दूसरा इंटरफेस है एप्लीकेशन रनर। एप्लीकेशन रनर कमांड लाइन रनर से ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल है इसका मतलब क्या है? ज्यादा पावरफुल है मीन्स ये कमांड लाइन रनर का काम भी कर सकता है और एक्स्ट्रा काम भी कर सकता है। इसके पास क्या सपोर्ट होता है? एप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट का सपोर्ट भी होता है। ये क्या होते हैं एप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट, कैसे देखते हैं वो अभी बताता हूँ मैं। इनके इसके अंदर एक मेथड होता है पब्लिक वॉइड रन प्रोजेक्ट एक्सेप्शन, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं? अपना रनर वाला कोड लिखते हैं। ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है? एक मेथड होता है पब्लिक वॉइड रन एप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट आर्क्स थ्रोज एक्सेप्शन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हमारे एप्लीकेशन रनर का कोड लिखते हैं। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन के अंदर के लिख के देखते हैं ये कोड। तो ये हमारी एप्लीकेशन है। हम क्या करते हैं यहाँ पर? एक रनर क्लास बनाते हैं हमारी कमांड लाइन के लिए। जो इम्प्लीमेंट करती है कमांड लाइन रनर को। कमांड लाइन रनर को इम्प्लीमेंट करती है तो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को क्या करना होगा? ओवरराइड करना होगा। तो यहाँ पर क्या करा हमने? एक मेथड होता है पब्लिक वॉइड रन स्ट्रिंग। ये क्या होता है? वाराक्स मेथड, मतलब एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ये दिस कैन एक्सेप्ट। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ये वो कोड है जो हमारी एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगी तब चलेगा। सेम हम क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन रन क्लास बना सकते हैं। ये क्या करेगी? इम्प्लीमेंट्स एप्लीकेशन रनर को। इसके अंदर भी एक मेथड होता है रन।
जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या जाता है, एप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट्स। इसको सपोर्ट किसका होता है, कमांड लाइन रनर से ज्यादा पावरफुल होता है, मीन्स जो काम कमांड लाइन रनर कर सकती है वो तो कर ही सकता है। दूसरा क्या है, इसके पास आर्ग्यूमेंट का सपोर्ट होता है, उस आर्ग्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे आर्ग्यूमेंट कैसे देते हैं, गेट ऑप्शन नेम, गेट ऑप्शन वैल्यूज। जैसे मैंने एक आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करवाया है यूजर नेम, एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, यहाँ पर प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट, ये क्या एप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट्स है। यहाँ पर मैंने एक आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करवाया है यूजर नेम इक्वल टू हर्ष। तो इस आर्ग्यूमेंट को क्या कर सकती है, ये जो आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है उसको एक्सेस कर सकते हैं। गेट ऑप्शन नेम से क्या होगा, उसका नेम आ जाएगा, यूजर नेम, और ऑप्शन वैल्यूज, मतलब जो उस ऑप्शन का नाम है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब मैं इसको रन करता हूँ, इन दोनों को हमें क्या बनाना होता है, एट द रेट कॉम्पोनेंट बनाना होता है। ठीक है, तो हमारा नाम आ गया यहाँ पर, यूजर नेम, वैल्यू आ गई हर्ष, कमांड रनर क्लास, एप्लीकेशन रनर क्लास। तो रनर क्या हो गए, ऐसा कोड हो गया जो हमें एप्लीकेशन के स्टार्टअप के टाइम चलाना होता है। जो क्या हो सकता है, स्टार्टअप इनिशियलाइजेशन ऑफ ऐप हो सकता है, स्टार्टअप इनिशियलाइजेशन ऑफ डेटाबेस हो सकता है, कोई कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, लॉगिंग करवा सकते हैं हम। दो टाइप के रनर होते हैं, पहला कौन सा होता है, कमांड लाइन रनर, जिसके अंदर मेथड को होता है पब्लिक वॉइड रन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स थ्रोज एक्सेप्शन। ऐसे ही दूसरा क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन रनर, जो ज्यादा पावरफुल है कमांड लाइन रनर से, क्यों, इसके पास एप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट्स का भी एक्सेस होता है। ठीक है। ठीक है, रेस्ट देखते हैं हम, रेस्ट क्या होता है। एक तो हमारे पास रिक्वेस्ट होती है, नॉर्मल रिक्वेस्ट। रेस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, कि जो रिक्वेस्ट होती है उसमें पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो, रेस्ट की फुल फॉर्म क्या होता है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स मीन्स कुछ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स जो उनको फॉलो करेंगे। जैसे जो रिक्वेस्ट होगी वो क्या क्या हो सकती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, वो क्या हो सकती है, गेट हो सकती है, पुट हो सकती है, पोस्ट हो सकती है, डिलीट हो सकती है। सर्वरलेस होगी, इसका मतलब क्या है, जो हमारा क्लाइंट है उस पे कोई भी डेटा स्टोर नहीं होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट कैसी हो सकती है, वो जो रिस्पॉन्सेज है, वो रिक्वेस्ट है, वो फॉर्मेट कौन सा होगा, जेसन फॉर्मेट में जाएगी। मीन्स जो ऑब्जेक्ट जाएगा वो हमारे कौन से फॉर्मेट में जाएगा, जेसन फॉर्मेट में जाएगा। जहां पर जैसे उसमें क्या हो रहा था, व्यू रिटर्न हो रहा था एमवीसी प्रोजेक्ट में, यहाँ पर क्या होगा, डेटा किस में आएगा, जेसन फॉर्मेट में आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों में क्या होगा, एक रिक्वेस्ट बॉडी होगी, एक रिक्वेस्ट हेडर होगा। जैसे रिक्वेस्ट हेडर यहाँ पर, इसमें हेडर डेटा होगा, मेटा डेटा होगा रिक्वेस्ट का, एक रिक्वेस्ट हमारे पास बॉडी होगी। ऐसे रिस्पॉन्स में क्या होगा, रिस्पॉन्स हेडर होगा जिसमें रिस्पॉन्स का मेटा डेटा आएगा, एक रिस्पॉन्स बॉडी होगी। ठीक है, ऐसे रिक्वेस्ट में क्या होगा, रिक्वेस्ट हेडर रिक्वेस्ट बॉडी, रिस्पॉन्स में क्या होगा, रिस्पॉन्स हेडर रिस्पॉन्स बॉडी। यहाँ तक समझ आया।
जो रिक्वेस्ट किस किस टाइप की हो सकती है, गेट हो सकती है, पुट हो सकती है, पोस्ट हो सकती है, डिलीट हो सकती है। गेट का यूज क्यों करते हैं? हमें अगर मान लो कोई डेटा सिर्फ गेट करना है, रिट्रीवल करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, रिक्वेस्ट से अगर मान लो कोई डेटा गेट करना है, तो रिट्रीवल के लिए क्या करेंगे, गेट का यूज करेंगे। पोस्ट का यूज क्यों करेंगे? अगर मान लो मेरे को डेटा को क्या करना है, अपलोड भी करना है, उसमें मेरे डेटा सेंड भी करना है, तो पोस्ट का यूज करेंगे। पुट का यूज क्या, पुट में क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे, मीन्स कोई डेटा अवेलेबल है, उसको अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम डिलीट करने का यूज करेंगे। तो रिक्वेस्ट बॉडी होगी, जो हमारे पास रिक्वेस्ट बॉडी है। गेट के अंदर हमें रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, मीन्स गेट करना है सिर्फ डेटा हमें, तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर। अपडेट के अंदर, पोस्ट के अंदर और डिलीट के अंदर रिक्वायरमेंट है कि अपडेट अपलोड क्या करना है हमें डेटा, तो हमें रिक्वेस्ट बॉडी में बताना पड़ेगा कि ये डेटा अपलोड करना है। पुट के अंदर कि ये डेटा, इस डेटा को अपडेट करना है। डिलीट के अंदर कि इस डेटा को डिलीट करना है, ये रिक्वायरमेंट है। गेट के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अभी हम देखेंगे कि कैसे रिक्वेस्ट बॉडी में हम डेटा सेंड करते हैं। ठीक है। अनोटेशन कौन कौन से यूज होते हैं यहाँ पर? एक होता है रिक्वेस्ट मैपिंग। गेट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग। पुट मैपिंग। डिलीट मैपिंग। पाथ वेरिएबल। रिक्वेस्ट पैराम और रिक्वेस्ट बॉडी। ये सारे क्या है, अनोटेशन है जो इसके अंदर यूज होते हैं स्प्रिंग रेस्ट एपीआई को बनाने के लिए, स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई के बनाने के लिए। जब हम इसका प्रोजेक्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। पाथ वेरिएबल क्या होते हैं? जब हमारे पास रिक्वेस्ट होती है, वो जिस ना फॉर्मेट में, जैसे मान लो यूजर 10, अगर मान लो ऐसा है, तो हम रिक्वेस्ट में कैसे देते हैं, यूजर, अभी देखेंगे हम। जैसे मान लो रोल नंबर, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाथ वेरिएबल। रिक्वेस्ट पैराम क्या होता है? जब रिक्वेस्ट इस फॉर्म में आती है, जैसे हम फॉर्म सबमिट करते हैं, तो रिक्वेस्ट कौन सी फॉर्म में जाती है, जैसे रो हमने सबमिट करा तो रोल नंबर इक्वल टू 10, सॉरी, एंड एज इक्वल टू 20। जैसे आप किसी अमेजोन के फिल्टर पे जाओ, अगर मान लो मैंने कोई फिल्टर लगाया यहाँ पर, जैसे मान लो कुछ भी मैंने ओपन करा, तो ये कैसी फॉर्मेट में जा रही है यहाँ पर, ये जो वैल्यू जा रही है किस में जाएगी, ये रिक्वेस्ट पैराम में जाएगी यहाँ पर। ठीक है। और ये जो वैल्यू जा रही है एस, ये यहाँ पर जो एस जा रही है, वो किस में जाएगी, पाथ वेरिएबल में। ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। हम एपीआई टेस्टिंग टूल यूज करेंगे एक, वो कौन सा है हमारा, पोस्टमैन। ये क्या है, एपीआई टेस्टिंग टूल। हम हमारा प्रोजेक्ट बनाते हैं। हमने क्या करा यहाँ पर, सबसे पहले क्या करा, कंट्रोलर बना लिया, एक पैकेज बना लिया कंट्रोलर, जिसमें हम सारे कंट्रोलर रखेंगे। तो इसके अंदर एक कंट्रोलर बना लिया हमने, स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है। ऐसे ही हमने क्या बनाया, एक पैकेज बना लिया सर्विस के लिए। सॉरी, जो कंट्रोलर सर्विसेज लेगा वो किससे सर्विस लेगा, इस वाले से सर्विस लेगा। और एक हमने कंट्रोलर बना लिया डेटा के लिए, जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर पड़ा होगा।
ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, एक चीज इंपॉर्टेंट है, पोजो क्लास वर्सेस बीन क्लास। पोजो क्लास क्या होती है? पोजो की फुल फॉर्म है प्लेन ओनली जावा ऑब्जेक्ट। जो मेन डिफरेंस होता है, ये सिर्फ हमारी मेन नॉर्मल क्लास होती है जावा क्लास। अगर हमने उसमें स्प्रिंग की फंक्शनैलिटी भी दे दी, जो हमारी नॉर्मल जावा क्लास है, तो क्या हो जाती है बीन क्लास। जैसे मैंने एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा दिया, कुछ स्प्रिंग की एक्सटेंड्स करवा दिया, रेस्ट कंट्रोलर बना दिया, कंट्रोलर बना दिया, सर्विस बना दिया, तो ये क्या बन जाती है? बीन क्लास बन जाती है। अगर हमने ये सब नहीं लगाया तो ये क्या हो जाती है? पोजो क्लास होती है। कुछ मेन डिफरेंसेस होती है, जैसे इसमें वेरिएबल होते हैं, वो प्राइवेट हो भी सकते हैं या नहीं भी। डेटा सेटर हो भी सकते हैं, नहीं भी। जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मे और मे नोट है। बीन क्लास में क्या होगा? ये हमारे सब होते हैं। ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल, जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो प्राइवेट होते हैं, गेटर सेटर मेथड्स होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, समझ आया? पोजो क्लास नॉर्मल जावा क्लास है। बीन क्लास अगर हमने इसमें स्प्रिंग की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाती है तो बीन क्लास बन जाती है। इसमें प्राइवेट वेरिएबल मे और मे नोट है, गेटर सेटर मे और मे नोट है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मे और मे नोट है। इसमें क्या होते हैं? वो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बनाया है यहाँ पर? स्टूडेंट पोजो क्लास बनाई है। ठीक है, एक मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास मीन्स जिस क्लास में डेटा है, इसका क्या है? इंट रोल नंबर। मतलब इस क्लास में हमने स्ट्रिंग की कोई फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई है, मीन्स इसमें हम गेटर सेटर प्राइवेट वेरिएबल प्रोवाइड करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते। एक कंस्ट्रक्टर बना लिया यहाँ पर। गेटर सेटर मेथड बना दिए। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई? स्टूडेंट पोजो क्लास बन गई। सर्विस क्लास में हम क्या करते हैं? जितने भी हमारी सर्विसेज है वो लिखते हैं। अभी हमारे पास डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे यहीं पर प्रोग्राम में क्या बना रहे हैं? एक लिस्ट बना रहे हैं। तो एरे लिस्ट को इंपोर्ट कर लिया, लिस्ट को इंपोर्ट कर लिया। तो हम कौन कौन से मेथड बनाएंगे? हम कौन कौन से मेथड बनाएंगे? एक मेथड बनाएंगे हम गेट ऑल मेथड के लिए, कि सारे स्टूडेंट की लिस्ट को गेट करने के लिए। एक गेट रोल नंबर से, मीन्स रोल नंबर से गेट करने के लिए। एक मेथड बनाएंगे हम पोस्ट के लिए। एक मेथड बनाएंगे हम पुट के लिए। एक मेथड बनाएंगे डिलीट बाय रोल नंबर, कि हमें रोल नंबर प्रोवाइड करवाएगा, उस रोल नंबर से हमें डिलीट करने के लिए हम 5 मेथड बनाएंगे तो पब्लिक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट गेट स्टूडेंट्स में ये क्या करेगा? अगर ये मेथड कॉल होगा तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट को क्या कर देगा? वो रिटर्न कर देगा। ऐसे ही एक मेथड हम किसके लिए बना रहे हैं? जो हमारी लिस्ट है उसमें पर्टिकुलर रोल नंबर रिक्वेस्ट के अंदर आएगा। उस रोल नंबर से हमें क्या होगा? उस स्टूडेंट की वैल्यू को रिटर्न करना है। ठीक है, अगर वो यूजर फाउंड नहीं है तो यहाँ पर नल रिटर्न कर रहे हैं। ये क्या है? रिकमेंडेड नहीं है नल रिटर्न करना। यहाँ पर क्या होगा? यूजर नोट फाउंड रिटर्न करना है। उसके लिए हम एक्सेप्शन दे सकते हैं, वो एक्सेप्शन हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? नल रिटर्न कर रहे हैं। ऐसे ही क्या होगा? एक गेट के लिए गेट स्टूडेंट बाय रोल नंबर, एक पोस्ट के लिए ये रोल नंबर कहाँ से आएगा? ये वाला रोल नंबर ये हमारे पास रिक्वेस्ट में आएगा। और रिटर्न कहाँ कर रहे हैं हम? रिस्पॉन्स में रिटर्न कर रहे हैं। पोस्ट में क्या करते हैं हम? डेटा को ऐड करते हैं।
पुट में क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। मीन्स रिक्वेस्ट में हमारे पास क्या आएगा, एक डेटा आएगा स्टूडेंट का, उसको हमने क्या कर दिया, हमारी लिस्ट में ऐड कर दिया। ऐसे ही पुट में क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अपडेट करते हैं का मतलब, जो हमारे पास डेटा है, अपडेट करने का मतलब क्या है, ये डेटा कैसे आया, एक स्टूडेंट का डेटा हमारे पास रिक्वेस्ट में आया, हमने अपनी लिस्ट में सर्च करा कि दोनों के रोल नंबर सेम कहाँ, कौन से वाला स्टूडेंट है जिसमें रोल नंबर सेम है, उस वाले रोल नंबर के डेटा को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। मीन्स नए वाले डेटा को पुराने वाले डेटा को नए वाले डेटा से रिप्लेस कर दिया। सेट मेथड से हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ऐसे ही एक मेथड हमारे पास क्या है, रोल नंबर डिलीट करने के लिए। हम क्या करेंगे, रोल नंबर को सर्च करेंगे हमारी लिस्ट में, जैसे ही रोल नंबर मिलेगा उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है। और उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ये सारे हमारे पास मेथड है। पहला मेथड क्या है, गेट स्टूडेंट बाय रोल नंबर, पोस्ट स्टूडेंट, पुट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट। ये क्या हमारे पास सर्विस है जिसके अंदर मेथड डिफाइन है। ये जो पैरामीटर्स है ये कहाँ से आएंगे, रिक्वेस्ट में से, रोल नंबर, स्टूडेंट। और हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। जैसे वहां पर हम क्या रिटर्न कर रहे थे, एक व्यू रिटर्न कर रहे थे स्प्रिंग वेब में। स्प्रिंग बूट में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। सेम ही फ्लो होता है। जैसे उसमें क्या फ्लो होता था, रिक्वेस्ट आती थी, सबसे पहले किसके पास जाती थी, डिस्पैचर सर्वलेट के पास, जो इंटरनली क्या होता था, फ्रंट कंट्रोलर। उसके बाद किसके पास जाती थी, हैंडलर मैपिंग के पास। यहाँ तक कंट्रोलर के पास आती थी। यहाँ कंट्रोलर के पास आती थी, यहाँ पीछे पास आती है रेस्ट कंट्रोलर के पास। डिफरेंस क्या होता है वो अभी देखेंगे। ठीक है। उसमें क्या होता था, उसके बाद मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट रिटर्न होता था। यहाँ पर क्या होता है, जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, जो किसके पास जाता है, नहीं सॉरी, नॉर्मल जावा ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। जैसे यहाँ पर जावा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं हम, लिस्ट रिटर्न ऑफ स्टूडेंट्स, रिटर्न रिटर्न स्टूडेंट्स, रिटर्न नल। जो अगर जैसे ही वो पता लगेगा डिस्पैचर सर्वलेट को कि ये जावा ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, तो ये किसके पास जाएगी, एचटीटीपी मैसेज कन्वर्टर के पास। जो चेक करेगा ये जावा ऑब्जेक्ट है, तो इसको किसको कन्वर्ट कर देगा, जेसन में कन्वर्ट कर देगा, और किसको सेंड कर देगा, क्लाइंट को सेंड कर देगा। ठीक है। वहां पर क्या रिटर्न हो रहा था, व्यू रिटर्न हो रहा था। यहाँ पर क्या रिटर्न हो रहा है, जावा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, जिसको एचटीटीपी मैसेज कन्वर्टर क्या करेगा, जेसन में कन्वर्ट करके क्लाइंट को सेंड कर देगा। कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, कंट्रोलर हमारा नॉर्मल कंट्रोलर होता है जिसमें रिटर्न क्या करते हैं, हम व्यू पेज रिटर्न करते हैं। रेस्ट कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर प्लस रेस्ट होता है। मीन्स कंट्रोलर तो होता ही है, इसमें रेस्ट मेथड्स होते हैं। मीन्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। जेसन ऑब्जेक्ट मतलब जावासिट ऑब्जेक्ट नोटेशन रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। मीन्स यहाँ पर फंक्शनलिटी क्या है, एडिशन है, कि यहाँ पर हम रिटर्न क्या करते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। इसमें हम क्या रिटर्न करते हैं, व्यू रिटर्न करते हैं। ये किस में यूज करते हैं, स्प्रिंग वेब में। ये किस में यूज करते हैं, स्प्रिंग बूट में। तुमने क्या करा, स्टूडेंट कंट्रोलर बनाया, वहां पर हम कंट्रोलर के ऊपर क्या लगा रहे थे, कंट्रोलर लगा रहे थे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, रेस्ट कंट्रोलर लगाएंगे। सर्विस के ऊपर हमने क्या लगाया, सर्विस लगाया, यहाँ पर वहां पर भी सर्विस ही लगाया था।
इस सर्विस को वहां पर भी हमने ऑटो वायर करा था, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ऑटो वायर कर देंगे। यहाँ तक काम सेम था। ठीक है। हम उस सर्विस के मेथड्स को कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लो मैंने मेथड बनाया। अब हम क्या करेंगे, उस सर्विस के मेथड को यूज करेंगे, स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट। ठीक है। मेथड का नाम चेंज कर सकते हो, इधर अलग रख सकते हो, दूसरा अलग। ठीक है। यहाँ पर हमें क्या लगाना होता है कि कौन सी रिक्वेस्ट पे ये मेथड चलेगा। तो अगर ये गेट मेथड है तो कौन सी रिक्वेस्ट के लिए, गेट मैपिंग। कि जैसे ही यूजर ने अपने यूआरएल में गेट मैपिंग नहीं गेट ऑल लिखा, तो ये क्या चलेगा, ये वाला मेथड चलेगा। ये गेट रिक्वेस्ट है तो ना, गेट मेथड है। तो रिक्वेस्ट में हमें किसी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें कोई रिक्वायरमेंट मतलब यूजर कोई डेटा एंटर नहीं करेगा। ठीक है। ये क्या है, पाथ वेरिएबल, जो भी बताया था पाथ वेरिएबल। जैसे अमेजोन में बताया था तुम्हें, जैसे गेट 10 लिखा यूजर ने, गेट 30, तो ये किस में चला जाएगा, रोल नंबर में चला जाएगा। पाथ वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पाथ वेरिएबल। कौन सा पाथ वेरिएबल है, रोल नंबर, जो किस में चला जाएगा, int। मतलब यूजर ने रिक्वेस्ट में क्या लिखा है, गेट 10, तो यूजर से क्या चला जाएगा, रिक्वेस्ट आई होगी, रिक्वेस्ट में क्या होगा, गेट 10, तो वो रोल नंबर में चला जाएगा, वो रोल नंबर की वैल्यू किस में चली जाएगी, इस इंट रोल नंबर वाले में चली जाएगी। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम इस रोल नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसी रिक्वेस्ट कौन सी होती है हमारे पास, पोस्ट मैपिंग। पाथ वेरिएबल समझ आ गया। पाथ वेरिएबल जब यूजर एंटर करेगा तो उसको एक्सेस करेंगे एट द रेट पाथ वेरिएबल, रिक्वेस्ट, पोस्ट मैपिंग। पोस्ट अगर मान लो यूजर ने पोस्ट लिखा है यूआरएल में, ठीक है, यहाँ पर एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी क्यों लिख रखा है, यूजर जो डेटा यूआरएल आएगी, यूआरएल में जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में दो पार्ट होते हैं, रिक्वेस्ट हेडर और रिक्वेस्ट बॉडी। उस रिक्वेस्ट बॉडी को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी का। कि यूजर की जो रिक्वेस्ट बॉडी होगी, उसके अंदर स्टूडेंट का डेटा आएगा कि ये वाला डेटा को मेरे को ऐड करना है, तो वो डेटा हम किस में डाल देंगे, स्टूडेंट में डाल देंगे। यहाँ पर क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है। उस वाले मेथड को हम यूज कर रहे हैं बस, उन दोनों का पैरामीटर सेम रख रहे हैं। जैसे पोस्ट स्टूडेंट का टाइप वहां पर क्या था, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। गेट स्टूडेंट बाय रोल नंबर का टाइप क्या था, स्टूडेंट। यूजर ने जैसे यूआरएल में पुट लिखा, तो हम क्या करेंगे, पुट स्टूडेंट वाला मेथड चला देंगे। ऐसे यूजर ने क्या करा होगा, डिलीट लिखा होगा। एक तरह से तो हम पाथ वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा किससे एक्सेस कर सकते हैं हम, रिक्वेस्ट पैराम से एक्सेस कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस तुम्हें बताया ही था।
सारे मेथड्स हमने लिख दिए, सारी एपीआईज हमने बना दी। रिक्वेस्ट पैराम में क्या होता है, इस तरह यूजर डेटा आएगा यूआरएल में, पाथ वेरिएबल में इस तरह आएगा, ठीक है। तो हम जो रोल नंबर, अगर यहाँ मान लो मैंने लिखा है रोल नंबर इक्वल टू 10, तो वो रोल नंबर किस में आ जाएगा, इस वाले रोल नंबर में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी रिक्वेस्ट हो गई, गेट मैपिंग हो गई, पोस्ट मैपिंग हो गई, पुट मैपिंग हो गई, डिलीट मैपिंग हो गई। गेट मैपिंग का यूज डेटा को गेट करने के लिए, पोस्ट मैपिंग का पोस्ट करने के लिए, पुट मैपिंग का अपडेट करने के लिए, डिलीट मैपिंग का डिलीट करने के लिए। रेस्ट कंट्रोलर का यूज कंट्रोलर प्लस रिक्वेस्ट बॉडी के लिए।